हेलो दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन 2001 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये बेसिकली क्वेश्चन लिया गया है सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग आवर क्वेश्चन। ऑन जनवरी 1st 1998 अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹2 लाख। ठीक है, 2 लाख की जनवरी को 1998 की ईयर में एक मशीन खरीदी गई जो कि 2 लाख रुपए की थी। ठीक है, फिर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वॉज 10 ईयर। ठीक है, अब ये मशीन की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है यानी कि 10 साल तक ये मशीन जो है ईजिली स्मूथली चल सकती है। ठीक है, एंड द सल्वेज वैल्यू रुपीज़ 10,000 थी। सल्वेज वैल्यू के बेसिकली डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे इसको कहते हैं हम रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है कि अगर आपकी जो मशीन एक दफ़ा फुली डेप्रिशिएटेड हो जाती है या पूरा यूज़ आप उसको घसा घसा के पूरा यूज़ कर लेते हो, फिर जब वो चलने के काबिल नहीं रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल के बाद आपने अब वो मशीन जो अब चलने के काबिल नहीं रही, तो आप क्या करते हो कि आप उसको कबाड़ी वाले के पास ले जाते हो। आपको कबाड़ी वाले जो उस मशीन की आपको कीमत देता है उसको हम कहते हैं सल्वेज वैल्यू। ठीक है, यानी कि उसको डिस्पोज करने पर कितने पैसे आपको मिलेंगे, दैट इज सल्वेज वैल्यू। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द ईयर 2000। ठीक है, सिर्फ 2000 ईयर 2000 तक का जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट करने के लिए आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसके बेसिकली डेप्रिसिएशन के 4-5 मेथड्स होते हैं जिन मेथड से ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होता है। तो पहला जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, फिर आता है उसके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम एक्सीलरेटिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसको हम एक्सीलरेटिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें पहले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कटता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है कि उस परसेंटेज या से जो आप उसको या फिक्स एक रेट होता है, बेसिकली उस रेट के हिसाब से आप उसको डिडक्ट करते जाते हो। तो जो पहली डिडक्शन होती है काफ़ी ज़्यादा की होती है, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो फर्स्ट ईयर का होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में वो सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दी रेस्ट ऑफ द ईयर्स। ठीक है, अगर वो पूरे साल का लिया गया हो तो। ठीक है, अदरवाइज ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो अब आगे है आपके पास गिव द जर्नल give in journal the adjusting and closing entries to record the depreciation expense on December 31st 2000। ठीक है, December 31st 2000 को जो depreciation expense हुआ था उसकी आपने adjusting और closing entries भी बनानी है। ठीक है, फिर आपके पास कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1998, 1999 एंड 2000 अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूजिंग एन एनुअल रेट ऑफ रुपीज़ नॉट रुपीज़ 20%। ठीक है, आपने 20% रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर आगे आपकी जो है वो लास्ट रिक्वायरमेंट है दैट सेज प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2000 showing machineries with the accumulated depreciation calculated अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब इसमें जो आपने पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, पार्शियल यानी बैलेंस शीट यानी कि अब मशीन मतलब सिर्फ एसेट में भी सिर्फ फिक्स्ड पोर्शन जो फिक्स्ड एसेट वाला जो पोर्शन होता है सिर्फ वो आप बनाओगे, जिसमें आप मशीन की वैल्यू दिखाओगे और उसको डेप्रिशिएटेड करके दिखाओगे, और फिर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन के बाद वो आप जो है दिखाओगे, और ये जो है पार्शियल बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, इसके बाकी जो मेथड थे वो ये हैं कि एक होता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड, और दूसरा होता है नंबर ऑफ़ आवर्स यूज्ड मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिसमें मतलब जिस तरीके से इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में आप देखते हो कि कितने साल चलेगी, उसमें हम ये देखते हैं कि वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगी या कितने आवर्स चल पाएगी। ठीक है, फिर आप फॉर्मूला बिल्कुल एक ही होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ईयर्स की जगह पे वो एस्टिमेटेड आवर्स आ जाते हैं और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल आपका सेम ही रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला ये होता है कि आप कॉस्ट में से माइनस कर देते हो आपकी स्क्रैप वैल्यू, और फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं आपकी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ लाइफ। ठीक है, या एस्टिमेटेड लाइफ। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो किस तरीके से आएगी, कॉस्ट कितनी है मशीन की, कॉस्ट जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ द मशीन इज़ 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और सल्वेज वैल्यू कितनी है 10,000, और उसकी जो है यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। तो इसको हम इस तरीके से फिल कर देंगे
2 lakh, that is the cost of the machine minus scrap value which is 10,000 and then divided by the estimated life which is 10 years. ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप जो है ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा वो पूरे साल का निकलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो एक चीज़ करनी होती है ये करनी होती है कि आपने देखना होता है कि भाई इन्होंने मशीन कब परचेस की है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जनवरी 1 को परचेस की है. तो और जब भी लिखा हो कि जनवरी 1 को परचेस किए है तो आप पूरे साल का ही निकालते हो. ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर लेट सपोज किसने जून या जुलाई में किए होते हैं, फिर जून और जुलाई से लेकर जो बाकी जो 6 महीने आए होते हैं तो फिर आप जो है सिर्फ 6 महीनों का निकालते हैं. ठीक है, पूरे साल का नहीं निकालते. जैसे ईयर जो है 1998 में जो है मतलब 6 महीनों का निकलता, पूरे साल का नहीं निकलता. ठीक है, लेकिन अब चूँकि इसने जो है मशीन परचेज़ की है जनवरी में, तो आप ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा एक साल ही बनेगा, तो जो है आप पूरे एक साल का ही निकालोगे. ठीक है, तो ये जो आराम से आपका निकल जाएगा. तो पहले आप 1998 का निकालोगे, फिर 1999, ठीक है, फिर 2000. तो चलें कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, इसमें जो है इसमें क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है वो असल सेम ही होता है. ठीक है, तो अगर आप इसको इस पूरे फॉर्मूले को इस कैलकुलेटर के अंदर डालो तो ये आपको इजीली आंसर दे देगा. ठीक है, तो ये मेरे पास ये वाला मॉडल है कैलकुलेटर का. लेकिन अगर आप में इस तरीके का ऑप्शंस हैं या जो भी ऑप्शन जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ उस तरीके के ऑप्शंस हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अदरवाइज़ मैंने आपको मॉडल नंबर दिखा दिया है इस कैलकुलेटर का. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख. ठीक है, जिस तरीके से इक्वेशन यहाँ पे बनी है सेम इक्वेशन हमने यहाँ बनानी है, माइनस 10,000. ठीक है, फिर डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 19,000. तो पर ईयर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल रहा है दैट इज़ 19,000. ठीक है, सो ये आप 19,000 1998 में भी निकला, 1999 में भी 19,000 निकला. ठीक है, और 2000 में भी ये 19,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला. ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली. ठीक है, अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं और फिर हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमने जनरल बनानी है, मतलब एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है. ठीक है, और क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन December 31, 2000. December 31, 2000 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था यानी कि ये वाला. ठीक है, 2 मिनट, लेट मी जस्ट शो यू. ये वाला जो आया था उसकी हमने एडजस्टिंग एंट्री भी बनानी है इसकी, और इसकी हमने क्लोजिंग एंट्रीज भी बनानी है. ठीक है, आई मीन नॉट एंट्रीज, एंट्री. ठीक है, एक ही एंट्री बनाने जा रहे हैं, सो दैट इज़ एंट्री नॉट एंट्रीज. तो यहाँ पे मैं एक दूसरा पेज निकाल लेता हूँ, बल्कि इसके पीछे आई थिंक जगह होगी, जगह है. तो यहाँ पे हम जो है इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, और मैं जो है इसको पूरा प्रॉपर फॉर्मेटली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो है पूरे फॉर्मेटिंग की मतलब फॉर्मेटिंग का ख्याल रखना है. ठीक है, लाइक आपने लाइनें प्रॉपर लाइनें वगैरह खींच के अच्छा काम करना है. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैं पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं कर लेता हूँ. ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके हम पूरी प्रॉपर लाइनें वगैरह खींच लेते हैं. तो ये आपके पास आ गया प्रॉपर फॉर्मेट में. और जैसा कि आपको पता है कि एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो नॉन कैश एंट्रीज होती हैं. तो जो पहली जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप जो है डेबिट कर दोगे और अलाउंस डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दोगे, जिस तरीके से आप यूजुअली करते हो. ठीक है, ये बेसिकली आपकी एक एडजस्टिंग एंट्री होती है. दिस इज़ नॉट अ जर्नल एंट्री, इट्स बेसिकली एन एडजस्टिंग एंट्री. और क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है कि आप जो एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हो जिसको हम नाम देते हैं इनकम समरी का. ठीक है, या इनकम एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर समरी. तो अब उसका काम क्या होता है कि उसके अंदर तमाम आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, अगर आपने क्लोजिंग एंट्रीज कभी की हो तो आपको पता होगा. तो इसमें हम क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज कर देंगे इनकम समरी में. ठीक है, क्लोज करने का तरीका ये होता है कि देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो. ठीक है, यानी कि जब भी इनकर्ड होता है तो आप उसको डेबिट करते हो, और जब भी घटेगा या उसको आपने रिवर्स करना है. ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा, अब आपने जो इसको ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, लेकिन आपने अभी उसको रिवर्स करना है, तो उसको क्या करोगे कि उतने अमाउंट से क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, तो ये क्रेडिट डेबिट आपस में कट जाएंगे और ये ज़ीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा. ठीक है, जब नील हो जाएगा तो उस अकाउंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. ठीक है,
अच्छा, तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक एंट्री बना लेते हैं जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बनती है, ठीक है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, अच्छा मैं ये वीडियो को पॉज करके बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये एंट्री बन गई आपकी जो सबसे बेसिक एंट्री है। और अब हम जो है सेकेंड एंट्री बनाने जाएंगे जिसमें हम इनकम समरी के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आपको याद है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे डेबिट साइड पर खुला हुआ है, ठीक है। अब इसको क्लोज करने के लिए आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा ताकि डेबिट क्रेडिट आपस में एक दूसरे को निलिफाई कर लें, ठीक है। अच्छा, तो और यहाँ पे डेबिट क्या होगा, इनकम समरी। इनकम समरी एक बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट की तरह वर्क करता है, यानी कि इसकी जो ट्रीटमेंट होती है बिल्कुल एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह होती है, यानी कि जब भी बढ़ेगा तो आप उसको जो है क्रेडिट करोगे और जब भी घटेगा तो आप उसको डेबिट करोगे, ठीक है। इनकम समरी आगे जाके रिटेन अर्निंग के अंदर क्लोज हो जाता है और फिर रिटेन अर्निंग आपकी जो है आगे जाके आपकी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल या इक्विटी की साइड पे शो होती है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ये भी जो है 19,000 से इसकी भी अमाउंट 19,000 से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने ये अमाउंट को पकड़ के क्लोज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपस में प्लस माइनस होके ज़ीरो हो जाएगा, निलिफाई हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और ये इसकी जो ये 19,000 अमाउंट है वो कहाँ चली जाएगी, आपकी इनकम समरी में, ठीक है, जो कि इनकम समरी को बेसिकली घटा रही है, क्योंकि इनकम समरी एक रेवेन्यू अकाउंट है और जब भी वो बढ़ेगा तो आप उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है, ना कि डेबिट। अब ये चूंकि ये एक्सपेंस हुआ जिसकी वजह से आपकी इनकम कम हो गई, तो जिसकी वजह से इनकम समरी आपकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुई। तो ये जो है आपके पास इनकम समरी में एक तरीके से 19,000 का नेगेटिव बैलेंस आ गया है, ठीक है, जो कि रिटेन अर्निंग से जाके लेस हो जाएगा। अच्छा, इनकम समरी बिल्कुल आपका एक तरीके से नेट प्रॉफिट या लॉस भी होता है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके पास, लेट्स सी। आगे है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1998, 1999 एंड 2000 अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूजिंग द एनुअल रेट ऑफ 20%, ठीक है। सो ये जो हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में मतलब उसमें इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमने फिर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ग्रैब अ न्यू पेज। तो देखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में करने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपने कॉस्ट में से जो है मल्टीप्लाई करना होता है 20%, ठीक है, जो कि गिवन या कोई भी रेट जो भी गिवन है, ठीक है। जैसे इस सिनेरियो में आपके पास जो रेट है वो 20% है, ठीक है। अब उसका जो इससे जो है मल्टीप्लाई होके जो अमाउंट आएगा दैट वुड बी योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। ये आपका जो है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आगे जाके मतलब नेक्स्ट ईयर में जाकर आपका ये नेक्स्ट दूसरा साल आ गया, दूसरे साल में जाके ये कॉस्ट से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट में से रिड्यूस होगा तो ये आपके पास हो जाएगी बुक वैल्यू। और ये जो बुक वैल्यू है नए साल की, या बुक वैल्यू नहीं, आपकी नए साल की बेसिकली कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। या इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं कि आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करो और पुराने साल की जो बुक वैल्यू है वो नए साल की कॉस्ट बन जाए, ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट कर लो। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके लिए आपने जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होता है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स और कॉस्ट, उसकी रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और फिर बुक वैल्यू, यानी कि पूरे 5 कॉलम आपने बनाने होते हैं, ठीक है। अब रोज़ डिपेंड करती हैं आपकी नंबर ऑफ़ ईयर्स के ऊपर। अगर आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 है तो आप जो है 6 रो बनाओगे, क्योंकि एक रो में आपने हेडिंग्स डालनी है, ठीक है। तो अगर आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 हैं तो आप 6 रो बनाओगे। अब इस सिनेरियो में आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर 3 है, ठीक है, 1998, 1999 और 2000। तो ये कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हुए, 3। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 4 रोज़ बनाऊँगा और 5 कॉलम बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए 5 कॉलम और 4 रोज़ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि एक ईयर का कॉलम कॉस्ट, रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बुक वैल्यू, ठीक है। अब देखो ईयर जो ईयर है वो आप ईयर यहाँ पे लिखोगे और जो कॉस्ट है वो यहाँ पे लिखोगे, जो उस कॉस्ट पे जो रेट अप्लाई होगा वो यहाँ लिखोगे, ठीक है, यानी कि 20%। फिर 20% का जो आएगा वो होगा आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। फिर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपकी कॉस्ट में से माइनस होगा और फिर आपकी यहाँ पे बुक वैल्यू आ जाएगी डेप्रिसिएशन, यानी कि ऐसी कॉस्ट जिसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एम्बेडेड है या लगा हुआ है। सो वो बुक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर इस साल की जो बुक वैल्यू होगी वो नए साल की कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। और ये सेम प्रोसेस फिर इसी तरीके से रिपीट होगा।
और ये कितनी कब तक रिपीट होगा, जब तक आपके पूरे ईयर्स की डेप्रिसिएशन नहीं आ जाती, ठीक है, यानी कि 2000 तक की जो डेप्रिसिएशन नहीं आ जाती। तो 1998 में जो है वो मशीन आई थी, और 1998 में मशीन की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और इस पर जो रेट लगेगा वो 20% का लगेगा। तो हम 2 लाख का 20% निकालते हैं, इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो यह गया 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 0 सही लगाया हमने, मल्टीप्लाई बाय आपका 20%, ठीक है, जो कि एनुअल डेप्रिसिएशन है, दैट इज़ 40,000। सो 40,000 जो है आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा 1998 का, ठीक है, यानी कि पहले साल का। अब यही जो है 2 लाख में से 40,000 जब हम माइनस करोगे तो क्या बच जाएंगे 1,60,000, ठीक है। सो 1,60,000 दिस विल बी योर बुक वैल्यू फॉर द ईयर 1998। अब ये जो है 1999 के लिए कॉस्ट बन जाएगी, सही है। सो 1,60,000 विल बी योर कॉस्ट ऑफ 1999, ठीक है। और इसके ऊपर फिर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो उससे 1,60,000 का अगर आप 20% निकालें तो देखते हैं कितने आते हैं, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, सो ये आ गया आपके 32,000। सो 32,000 विल बी योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 1999। अब आपको समझ में आया, इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बोलते हैं, क्योंकि देखो पहले साल जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंस निकला, दूसरे साल कम निकलेगा, तीसरे साल जो है कम निकलेगा, ठीक है। सो अब हम जो है क्योंकि कॉस्ट भी कम होती जा रही है, ठीक है, राइट, कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो कम से कम होता जाता है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे आपके पास आ गया 1,60,000 माइनस 32,000, सो दैट विल बी 1,28,000। सो 1,28,000 इज योर बुक वैल्यू फॉर दिस ईयर, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 1999 टू बी एग्जैक्ट। और फिर अब ये जो है आपकी कॉस्ट बन जाएगी 1,28,000 फॉर द ईयर ऑफ 2000, सही है। और उसके फिर 20% जो है रेट अप्लाई होगा, तो 1,28,000 का 20% निकाल लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट द 20% ऑफ 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो उसका 20% क्या आ रहा है, 25,600। सो 25,600 विल बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑफ 2000। देखो ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये अमाउंट बढ़िया है, ये अमाउंट सबसे बड़ी है, उससे कम ये, उससे कम ये, तो ये डिमिनिशेस होता जाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से हम इसको एक्सीलरेटिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कम से कम होती जाता है आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम बुक वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। सो बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1,28,000 माइनस 25.6 यानी कि 25,600, सो दैट विल बी योर 1,02,400। So 1,02,400 is your book value for the year of 2000, ठीक है। और ये नए साल की, यानी कि अगर 2001 होता तो इसकी जो है ये कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। और फिर 20% अप्लाई होता, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता। तो चले आपका जो ये पार्ट 3 भी है वो भी कंप्लीट हो गया। आपने जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 तक पूरा कैलकुलेट कर लिया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करते हुए। अब हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 में जो हमने पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, एज ए December 31st 2000 showing machinery with accumulated depreciation calculate the under diminishing balance method, ठीक है। diminishing balance method में हमने जो 31st December 2000 की जो एंट्री पास की थी, उससे जो हमने पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपका टोटल एक्यूमुलेटेड किया हुआ डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास तमाम डेप्रिसिएशन अमाउंट है, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेटेड कर लेते हैं, 40 प्लस 32 प्लस 25.6, दैट विल बी 97,600, सही है। सो 97,600 विल बी योर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि मशीन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि मशीन के अंदर से डिडक्ट होगा, नॉट रिड्यूस भी कह सकते हैं, बट डिडक्ट होगा, दैट दिस इज द राइट टर्म, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट में बेसिकली आप एक जगह पे आपने तमाम असासे यानी कि एसेट्स रिकॉर्ड करते हो, दूसरी जगह पे आपके पास लाइबिलिटीज़ और एक्यूरीज होती हैं, ठीक है, जिसको आप अमूमन कैपिटल के नाम से बुलाते हो, ठीक है। और बीच में एक बड़ी लाइन होती है और यहाँ पे आपके तमाम एसेट्स आते हैं। पहले करंट एसेट आता है, ठीक है, पहले करंट एसेट आता है, फिर आपके जो फिक्स्ड एसेट आते हैं, यहाँ पे आपके पास करंट लाइबिलिटी, फिर फिक्स्ड लाइबिलिटी,
और फिर आपकी इक्विटीज आती हैं। लेकिन हम पार्शियल बैलेंस शीट बनाने वाले, पार्शियल बैलेंस शीट में सिर्फ फिक्स्ड एसेट का पोर्शन करेंगे, ठीक है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट का पोर्शन करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में क्योंकि इसके आपके पास जो कुछ और डेटा गिवन नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता अकाउंट रिसीवेबल कितना है, कैश कितना है, तो आप सिर्फ यहाँ पे जो है पार्शियल बैलेंस शीट बना सकते हो, पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज जो दूसरी चीज़ें वो थोड़ी इम्पॉसिबल यहाँ पे साउंड कर रही है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट में आपके पास है मशीनरी, यहाँ पे हम लिखते हैं मशीनरी, ठीक है। और मशीनरी कितने की आई थी, आपको याद होगा कि ये 2 लाख रुपए की आई थी, ठीक है। और यहाँ पे हम उससे लेस कर देंगे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन है, जिसको हम बोलेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकते हो, विच इज़ 97,600। तो ये डिडक्ट हो जाएंगे इसके अंदर से। तो चलें इसको हम डिडक्ट करते हैं। 2 लाख माइनस 97.6 यानी 97,600, तो ये आगे आपके पास आ गए 1 लाख 1,02,400 रुपीज़, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम ही उतने ही आएंगे जितने की आपकी लास्ट साल की बुक वैल्यू आएगी, ठीक है, 1,02,400 रुपीज़। और ये भी कितनी है, 1,02,000। अच्छा, मैंने इसको सही तरीके से डिडक्ट नहीं किया, तो वैसे ये 400 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने सही तरीके से डिडक्ट नहीं किया है, तो हम फिर से यहाँ पे इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 128 माइनस 25.6, तो कितना आ रहा है, 1,02,400, ठीक है। सो ये मुझसे माइनर मिस्टेक हो गई होगी। इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। हमने 4 रिक्वायरमेंट कर लिए हैं, ठीक है। ये आखिरी वाली रिक्वायरमेंट भी जो है हमारी हो चुकी है। सो दिस इज़ इट। यहाँ पर मैं बड़ा सा थैंक यू लिख लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।